We made the trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the first of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 14 अगस्त 1947 रात ठीक 11:55 पर संसद भवन के सेंट्रल हॉल में नेहरू की आवाज गूंज रही थी। उस दिन दिल्ली के बादल गरज गरज कर खूब बरसे। बारिश के बावजूद भी संसद भवन के बाहर लोगों की लंबी चौड़ी कतार थी। दूसरे दिन सुबह सुबह दिल्ली के प्रिंसेस पार्क में आजाद भारत का तिरंगा झंडा फहराया गया। साथ ही वंदे मातरम की आवाज से पूरी दिल्ली गूंजने लगी। ऐसा ही एक तिरंगा पाकिस्तान कराची के होटल में भी लहरा रहा था। होटल की छत पर खड़े श्री प्रकाश वंदे मातरम गाते हुए पाकिस्तान की जमीन पर भारत की आजादी का पहला जश्न मना रहे थे। कांग्रेस के लीडर प्रकाश भारत की इंडियन एम्बेसी में शामिल होने वाले सबसे पहले भारतीय अफसर थे। जिस वक्त श्री प्रकाश कराची की जमीन पर खड़े थे, उस वक्त उन्हें भारत और पाकिस्तान पर खींची गई सीमा रेखा की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन इतना तय हो चुका था कि कराची पाकिस्तान की राजधानी है। श्री प्रकाश कराची में हिंदुस्तान का झंडा फहरा अपना सामान समेटे लाहौर के लिए निकल गए। श्री प्रकाश की तरह पंजाब के लाखों घरों में सामान बांधा जा रहा था। अपने ही घर से खुद को बेदखल करते लोग अपना आंगन, मोहल्ला, गलियां, बाजार छोड़ एक नई किस्मत की तलाश में बस चलते जा रहे थे। जैसे ही ट्रेन लाहौर स्टेशन पहुंची, ट्रेन पर पहले से बैठे मुसाफिरों के डर की तस्वीर सच्चाई में तब्दील होने लगी। स्टेशन में लाखों हिंदुओं और सिखों की लाश बिछी हुई थी। ट्रेन खचाखच मुसाफिरों से भरी हुई थी। अचानक से हजारों मुसलमान ट्रेन को आते देख ट्रेन की तरफ दौड़ने लगे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद। स्टेशन पर खड़े वो मुसाफिर जो अभी भी पोटली कंधे पर लिए ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर ही रहे थे कि भीड़ को देखकर डर से किसी का सामान छूटा तो किसी से अपनों का साथ। धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रही ट्रेन पर तलवार लिए मुसलमान की भीड़ जबरदस्ती चढ़ने लगी। मुसलमान हिंदू और सिखों को भेड़ बकरियों की तरह काट रहे थे। 15 अगस्त 1947 की दोपहर पाकिस्तान से जब वो ट्रेन अमृतसर पहुंची तो नजारा इतना भयानक था कि देखने वालों की रूह कांप उठी। ट्रेन में एक भी जिंदा इंसान बाकी नहीं था, सिर्फ लाशें थी जो एक दूसरे के ऊपर लदी हुई थीं। अगस्त के उस महीने में सरहदों को जोड़ने वाली रेलगाड़ियां चलती फिरती शमशान में बदल चुकी थीं। 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दफ्तर पहुंचे। मिस्टर नेहरू, अब बाउंड्री अवार्ड आपके हाथों में सौंपने का वक्त आ गया है। मिस्टर रेडक्लिफ और उनकी बाउंड्री कमीशन ने आपका फाइनल ड्राफ्ट प्रेजेंट कर दिया है। अगर आजादी के जश्न से पहले ये लिफाफा भारत और पाकिस्तान सौंप देते तो शायद वायलेंस और बढ़ जाता। खैर, आज मुझे उन बेगुनाहों की मौत पर अफसोस है, इसलिए जाने से पहले हिंदुस्तान का नक्शा आपको सौंपना चाहता हूं। शुक्रिया मिस्टर बैटन। दूसरी तरफ श्री प्रकाश कराची से लाहौर पहुंचे। पहुंचते ही उन्हें नेहरू का खत मिला। नेहरू ने श्री प्रकाश को एक और जिम्मेदारी सौंपी थी। खत में रेडक्लिफ की टीम के जरिए तैयार किया गया बाउंड्री अवार्ड का पूरा रिकॉर्ड मौजूद था। साथ ही वो नक्शा भी था जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बटी हुई सरहदों की कहानी कह रहा था।
भारतीय राजदूत होने के नाते प्रकाश ने बाउंड्री अवार्ड और भारत पाकिस्तान का बटा हुआ नक्शा मोहम्मद अली जिन्ना तक पहुंचाया। जिन्ना उस नक्शे को गौर से देख रहे थे। ब्रिटिश हुकूमत और भारत की सरकार ने पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है। हम मुसलमानों को गुरदासपुर की चाहत थी, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। गुरदासपुर की आधी आबादी मुसलमानों की है और ऐसे ही कितने मुस्लिम बहुल इलाके हिंदुस्तान के नाम हो गए हैं। हमारा पुश्तैनी घर छूट गया और अब ये ज्यादती। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? जिन्ना साहब, ये फैसला तो रेडक्लिफ की टीम का है, मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे उम्मीद थी कि पूरा पंजाब पाकिस्तान के हवाले होगा। पाकिस्तान की जमीन हिंदुस्तान के मुकाबले कम है। मैंने पाकिस्तान मुल्क की मांग की थी, टुकड़ों में बटी जमीन की नहीं। और आप जिस रेडक्लिफ का नाम ले रहे हैं वो तो सिर्फ मोहरा है। सरहद पर खींची गई ये लकीर नेहरू और लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार की सोची समझी साजिश है। देखिए, ऐसे तो हिंदू और सिख भी कह सकते हैं। सिखों को भी ननकाना साहिब और करतारपुर साहिब पाकिस्तान के हाथ में जाने की उम्मीद नहीं थी। पंजाब में दंगों की यही वजह है। हमारा अब हिंदुस्तान से कोई वास्ता नहीं, लेकिन पाकिस्तान से जुड़े इस मुद्दे पर हम आवाज जरूर उठाएंगे। देखिए जिन्ना साहब, मैं और आप सिर्फ आज एक दूसरे के सामने नहीं खड़े हैं। 1935 से लेकर 1945 तक हम एक साथ काम कर चुके हैं। मैंने ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में बंटते और बदलते देखा है। साथ ही मैं उस वक्त के राष्ट्रवादी नेताओं को धर्म पर आधारित, निजी स्वार्थ पर आधारित नेताओं के रूप में बदलते भी देख रहा हूं। और याद करिए, आपने खुद 13 अगस्त के भाषण में कहा था कि पाकिस्तान धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा तो धर्म के आधार पर ही हो रहा है। प्रकाश और जिन्ना की बातचीत खत्म हो गई, पर जिन्ना और पाकिस्तान के साथ साथ भारत की सरहद की नाराजगी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बंटवारे के इस दर्द के साथ भारत के कंधे पर एक बोझ और बढ़ गया था। बोझ था शरणार्थियों का। पाकिस्तान से आए करीब 8 लाख हिंदू भूखे, प्यासे, दर्द से परेशान आसरे की तलाश में थे। दिल्ली में अपने पांव जमा रही भारत की नई सरकार इन शरणार्थियों को लेकर परेशान थी। नमस्कार, मैं हूं बॉम्बे समाचार, जिसे आज मुंबई समाचार के नाम से भी जाना जाता है। मेरी शुरुआत 1822 में हुई थी। पिछली एक सदी से मैं भारत के इतिहास का गवाह रहा हूं। समय की स्याही से सने इतिहास को मैंने अपने पन्नों पर बखूबी उतारा है और आज इतिहास की उन्हीं कहानियों को मैं आपके सामने ला रहा हूं। लेकिन जो मैंने पिछले 100 सालों में देखा, उसे देखते हुए एक सवाल मुझे परेशान कर रहा है। भारतवर्ष, जिसका इतिहास सदियों पुराना है, जिस अखंड भारतवर्ष को कभी जम्बूद्वीप के नाम से भी जाना जाता था, जहां आगे चलकर हिंदू और मुस्लिम एक साथ सैकड़ों सालों से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, वहां अचानक से जमीन बांटने की नौबत क्यों आ गई? क्यों आजादी की सुबह के साथ हमने बंटवारे की आग भी देखी, जिसने दोनों देशों की सरहद को जलाकर रख दिया? पाकिस्तान, जो आज एक देश कम और आतंकवाद की एक विचारधारा ज्यादा नजर आती है, उसकी शुरुआत कहां से हुई? पाकिस्तान की जड़ इतिहास के किन गहराइयों में छिपी हुई है? इस बंटवारे के साथ आगे बढ़ते हुए भारत ने अपनी राजनीति और देश के लोगों को कैसे संभाला? आजादी की सुबह हुए दो देशों के जन्म, भारत पाकिस्तान के बनते बिगड़ते रिश्ते और भारत की उन्नति की इस यात्रा पर मैं आपको अपने साथ लिए जा रहा हूं, जहां हम आजादी की दहलीज पर कदम रखकर तरक्की की राह पर आगे बढ़ते भारत की कहानी देखेंगे और समझेंगे पड़ोसी होने के नाते पाकिस्तान ने भारत को किस हद तक प्रभावित किया। जानने के लिए सुनते रहें वर्षा सिंह का लिखा डॉक्यू ड्रामा भारत पाकिस्तान बंटवारा।
22 मार्च 1940 लाहौर के इकबाल पार्क में मुस्लिम समुदाय की मीटिंग चल रही थी। इस मीटिंग में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने एक ड्राफ्ट प्रेजेंट किया। जिन्ना और लियाकत अली ने मुसलमानों को ड्राफ्ट में लिखी सभी बातें समझाने की कोशिश की। मुस्लिमों के हित का ध्यान रखते हुए हम एक आजाद राष्ट्र की मांग करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में हमें माइनॉरिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। हमें वो हक नहीं मिलता जो हिंदुओं को मिलता है। हमें चौधरी रहमत अली खां की बात याद रखनी चाहिए। चौधरी साहब ने पाकिस्तान की मांग पर कहा था, या तो आज या फिर कभी नहीं, या तो आज हम जिंदा रह ले या फिर मौत के सिवा हमारे लिए कुछ भी नहीं। हमें 1933 के पाकिस्तान डिक्लेरेशन के मुद्दे को अब आगे बढ़ाना होगा। इससे पहले कभी भी मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग नहीं की थी। लीग के नेता सिर्फ पंजाब, सिंध और बंगाल को ऑटोनॉमी दिलाना चाहते थे। पाकिस्तान की मांग के साथ तैयार किए गए इस ड्राफ्ट को लाहौर रेजोल्यूशन या पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। उस दौरान पंजाब, सिंध और उसके आसपास के सभी मुस्लिम बहुल इलाकों को पश्चिमी पाकिस्तान और बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाके को पूर्वी पाकिस्तान की रूपरेखा दी गई। इस तरह पाकिस्तान का भौगोलिक नक्शा लाहौर रेजोल्यूशन में मुस्लिम लीग ने पास किया। इस मीटिंग में बंगाल के प्रधानमंत्री एच.एस. सोहरावर्दी भी शामिल थे। वो सामने आए। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान एक दायरे में बंधा देश नहीं, बल्कि परिंदे के दो पंख जैसा है, जिसका जिस्म गायब है, जहां हर फैसले से पहले हमें बीच में मौजूद हिंदुस्तान की जमीन से होकर गुजरना होगा। मेरे मत में पाकिस्तान की ऐसी सरहद का कोई फायदा नहीं है। अलग पाकिस्तान की मांग जायज है, पर मैं पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के बजाय भौगोलिक रूप से एक संयुक्त बंगाल का भी प्रस्ताव सामने रखना चाहता हूं। आप सब क्या कहते हैं? सोहरावर्दी साहब, यहाँ बात मुसलमान की हो रही है, मुस्लिम बहुल राष्ट्र की हो रही है। दो मुस्लिम राष्ट्र की कल्पना करना जायज नहीं है। एक लंबी बातचीत के बाद आखिरकार 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग पर सबने अपनी सहमति दी। उस दिन के बाद से हर साल ब्रिटिश भारत में भी मुसलमान 23 मार्च को पाकिस्तान डे मनाने लगे। वहीं 1940 का दौर एक ऐसा दौर था जब पूरी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध से जूझ रही थी। ब्रिटिश सरकार ने भारत के हिंदुस्तानी सिपाहियों को युद्ध में शामिल होने विदेश भेज दिया था। इस बात से भारत के नेता नाराज थे। कांग्रेस के प्रेसिडेंट मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने कांग्रेस की ओर से एक बहुत बड़ी घोषणा की। हमें अब भारत के लिए सिर्फ पूर्ण स्वराज चाहिए। डोमिनियन स्टेट्स या आधी अधूरी आजादी का कोई मतलब नहीं है। पूर्ण स्वराज के अलावा भारत को कुछ भी मंजूर नहीं है। साथ ही हम अपील करते हैं कि भारत के नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित क्यों न हो, द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे। इस अपील के बावजूद भी मुस्लिम लीग अपनी तरफ से ब्रिटिश हुकूमत को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के इस फैसले का परिणाम अंग्रेजों के हित में नहीं था। भारतीय सिपाहियों ने अपने नेताओं की रजामंदी ना पाकर अंग्रेजी फौज में शामिल होने से इनकार कर दिया। अंग्रेजी फौज में भारतीय सिपाहियों की कमी को देखते हुए ब्रिटिश हुकूमत के कहने पर उस वक्त के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय नेताओं के सामने एक समझौता रखा। इसे ही 1940 का अगस्त ऑफर कहा जाता है। अगस्त ऑफर के संदेश को भारत की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टी, खास तौर पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के पास भेजा गया। नेहरू और गांधी अपने दफ्तर में बैठे अगस्त ऑफर के एक एक शब्द को बड़े गौर से पढ़ रहे थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन लीडर को ये बताना चाहती है कि अगस्त समझौते के तहत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
हम भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे। साथ ही वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को बढ़ाया जाएगा ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा भारतीय शामिल हो सके और भारतीयों के पक्ष में ही फैसला ले सके। युद्ध के खत्म होने के बाद भारत अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकती है, जहां भारत से जुड़े सभी संवैधानिक मुद्दों पर फैसले लिए जाएंगे। लेकिन इस असेंबली के द्वारा लिए जाने वाले फैसलों में माइनॉरिटी कम्युनिटी जैसे मुस्लिम और सिखों का मत जरूरी होगा। ये कोई ऑफर नहीं, पोस्ट डेटेड चेक है। जवाहर, कांग्रेस इस पर राजी नहीं होगी। बिल्कुल बापू, द प्रपोजल इज एज डेड एज अ डोरनेल। जिस अगस्त ऑफर से गांधी, नेहरू और पूरी कांग्रेस पार्टी खफा थी, वही अगस्त ऑफर मुस्लिम लीग के पक्ष में दिख रहा था, क्योंकि उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के किसी भी फैसले पर भारत की अल्पसंख्यक कम्युनिटी जैसे मुसलमान, सिखों का मत मायने रखता था। नेहरू की तरह मुस्लिम लीग ने भी खत लिखकर वायसराय को अपने फैसले की जानकारी दी। मैं मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग की ओर से ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह बताना चाहता हूं कि हमें अगस्त ऑफर के किसी भी प्रपोजल से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम डोमिनियन स्टेट्स नहीं बल्कि एक अलग आजाद राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं। इसलिए अगस्त ऑफर को मुस्लिम लीग भी खारिज करती है। जैसे ही अगस्त ऑफर ठुकराया गया, भारत की स्थिति अचानक ही बदलने लगी। अंग्रेजों ने भारत के लोगों से उनकी आजादी छीन ली। अब मुस्लिम लीग हो, कांग्रेस या कोई आम पार्टी नेता, किसी को भी पब्लिक प्लेस पर कुछ भी कहने या अपनी बात रखने का कोई हक नहीं था। यहां तक कि ब्रिटिश सरकार ने अखबारों पर भी रोक लगा दी। आर्टिकल छपने से पहले उनकी जांच की जाती ताकि ऐसे आर्टिकल ना छपें जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हों। इस बात से खफा होकर कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने एकल सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की, जहां बिना भीड़ इकट्ठा किए विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल अपने अपने ठिकानों पर अंग्रेजों के खिलाफ शांतिपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन कर रहे थे। और अब तक मुस्लिम लीग कांग्रेस का साथ छोड़ चुकी थी। कांग्रेस के किसी भी आंदोलन से मुस्लिम लीग के नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो सिर्फ पाकिस्तान की मांग पर अड़े हुए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के चलते ब्रिटेन के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा था। ब्रिटेन पर नाजी लगातार बम गिरा रहे थे। सिंगापुर फरवरी 1942 में ब्रिटेन के हाथों से निकल चुका था। वही जल्द ही जापान की ओर से भारत पर भी हमले की उम्मीद लगाई जा रही थी। ब्रिटेन पर सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट ने दबाव डाला कि वो अपनी सबसे बड़ी कॉलोनी यानी भारत से कम 10 लाख भारतीय सिपाही युद्ध में शामिल करे ताकि ब्रिटेन का पलड़ा भारी हो सके। इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए मार्च 1942 में ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा गया। स्टैफर्ड क्रिप्स भारत आते ही कांग्रेस के नेताओं से मिले। क्रिप्स की मुलाकात कांग्रेस के दफ्तर में जवाहरलाल नेहरू, गांधी और मौलाना आजाद से हुई। मैं ब्रिटेन की गवर्नमेंट की तरफ से भारत के लिए प्रपोजल लेकर आया हूं। प्रपोजल के तहत हम आपको डोमिनियन स्टेट्स दे सकते हैं। साथ ही युद्ध के खत्म होने के बाद आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकते हैं और नए भारतीय संविधान की रचना भी कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रिंसली स्टेट के राजा महाराजा तय करेंगे कि उनकी तरफ से नॉमिनेटेड मेंबर कौन होगा। वहीं प्रोविंशियल स्टेट के इलेक्टेड मेंबर असेंबली में शामिल होंगे। साथ ही ब्रिटिश राज ने तय किया है कि अगर कोई प्रिंसली स्टेट भारत के साथ नहीं रहना चाहता तो वो अपना एक अलग देश, अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। लेकिन भारत का डिफेंस अभी भी ब्रिटेन के हाथों में होगा। गवर्नर जनरल और वाइसरॉय की पावर वैसी ही रहेगी जैसी आज तक रहती आई है। सोच के देखिए, जिस डोमिनियन स्टेट की आप मांग कर रहे थे,
अब वो पूरा हो सकता है। इसके बदले आपको द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ देना होगा। आप अपने भारतीय सिपाहियों से अपील करेंगे कि वो ब्रिटिश आर्मी में एज अ सोल्जर शामिल हों। नेहरू, गांधी, आजाद, किसी को भी ये प्रपोजल जरा पसंद नहीं आया। नेहरू ने अपना तर्क दिया। हम पहले भी बता चुके हैं और एक बार फिर दोहराते हैं, डोमिनियन स्टेट्स की आधी अधूरी आजादी नहीं, हमें अब पूरी आजादी चाहिए। दूसरा, आपका प्रपोजल जायज नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रिंसली स्टेट के राजा महाराजा अपने मेंबर नॉमिनेट नहीं कर सकते। वहां भी जनता की मर्जी से इलेक्शन होना चाहिए। और एक प्रिंसली स्टेट जो भारत के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहता, वो अपना खुद का देश बना सकता है। ये फैसला बिल्कुल गलत है। साथ ही मिस्टर क्रिप्स, आपके पूरे प्रपोजल में इमीडिएट पावर ट्रांसफर की बात नहीं कही गई है। और डिफेंस ब्रिटिश सरकार के हाथ में क्यों? हम ये नहीं चाहते। हमें अखंड भारत की मांग है। ऐसे तो आप भारत का टुकड़ों में विभाजन कर देंगे। गांधी ने अपना आखिरी फैसला सुनाया। Mr. Cripps, again you are sending a post-dated check of a failing bank. युद्ध के बाद आपका ब्रिटेन रहेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। और आप एक डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक हमें देना चाहते हैं। हमें ये मंजूर नहीं। कांग्रेस की ना के बाद क्रिप्स मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना से मिले। पूरा प्रपोजल पढ़ते ही जिन्ना ने भी अपनी बात साफ साफ लफ्जों में कह दी। आपका प्रपोजल भारत देश की बात कर रहा है। वी डोंट वॉन्ट इंडिया, वी ओनली वॉन्ट पाकिस्तान। साथ ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में माइनॉरिटी का कोई रोल ही नहीं। संविधान सभा में हमें 50% मुस्लिम मेंबर्स चाहिए। जब पाकिस्तान की बात ही नहीं हो रही, तो हम और किसी मुद्दे पर उलझना ही नहीं चाहते। हम आपका प्रपोजल रिजेक्ट करते हैं। इस तरह मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने क्रिप्स मिशन को ठुकरा दिया। क्रिप्स मिशन 1942 की असफलता ने ये साबित कर दिया कि अंग्रेज की नीयत में खोट है। कांग्रेसी नेता समझ चुके थे कि अंग्रेज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिंदुस्तानी सिपाहियों का इस्तेमाल करेंगे और बदले में भारत को सिर्फ डोमिनियन स्टेट्स देकर छोड़ देंगे। ऐसे भारत को पूरी आजादी नहीं मिल पाएगी। इसलिए भारत ने अपनी आजादी को लेकर एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली थी। जून 1935